नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करूंगा जो बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर DU SUL या इग्नू के अंदर क्यों ना आए हो। तो UGC के अंडर में जितने भी कॉलेज भारत के अंदर हैं तो उनका सिलेबस दोस्त जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आज हमारे टॉपिक है अन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे पढ़ा जाए, हम इससे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें पढ़ना क्या क्या ये आपको पता चल जाए। एंड कैसे पढ़ा जाए मैं आपको ये भी बता दूंगा, और इन टॉपिक्स को मैं ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ताकि समझने में आपके लिए आसान हो। और इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पहले, और आपको ये समझने में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा दिया है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे बता दूँ आपको मैं ये किसके लिए है माफ करना भाई। ये टॉपिक है BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने लिया है BA प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट में। तो SUL के अंदर अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपको सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट पढ़ना है, और सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आपका सबसे पहला पेपर अगर पॉलिटिकल साइंस लिया आपने तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, ये आपको पढ़ना है। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हम हिंदी, इंग्लिश, CBS तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम इससे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी क्लासेस ली है, तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनका ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर है उनको ये चीज़ सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वो सेम रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी वाला। बाकी इसके जो ये सब जो टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के, ये सब आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्जाम होगा आपको जो DU SUL के अंदर है। DU का रेगुलर में हो या SUL दैट मीन्स ओपन से क्यों ना हुआ, तो यहाँ पे 2 बार एग्जाम होगा आपका, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। तो आज की वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट पे होने वाली है। करें स्टार्ट। चलिए मेरे दोस्त, बात करते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज इट्स रिलेवेंस। ये टॉपिक क्या है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराए ना, मैं दोनों ही लैंग्वेज में थोड़ा बैलेंस बना के चलूँगा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका प्रासंगिकता क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है। पहले बता देता हूँ आपको मैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी, अगर आपने क्लास 11th के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो याद करो उसमें 2 बुक्स हुआ करता था। पहले बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन पे था, जिसमें पूरा हमने संविधान क्यों और कैसे पढ़ा है ना, कार्यपालिका, ये सब टॉपिक हमने सारे बहुत कुछ पढ़ा उसके अंदर, यानी संविधान से टॉपिक पढ़ा हमने। लेकिन जो सेकंड बुक थी पतली वाली बुक, याद करो पतली वाली बुक थी ना, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा राजनीति क्या है, पहला चैप्टर एंड स्वतंत्रता, समानता। याद करो दोस्त, ये देखो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, ये सब आपने उसमें पढ़ा हुआ है। और वही जो आपका बुक था इसी को आप फर्स्ट ईयर में कंटिन्यू करोगे। समझ में आया? तो अगर आपने वो बुक पहले से पढ़ रखी है तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वो नहीं पढ़ी आपने तो मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ये थ्योरी है, यहाँ पे आपको थोड़ा साइंस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि फैक्ट्स पढ़ना होता है आप सभी को। तो टॉपिक आपका पॉलिटिकल थ्योरी है माफ करना भाई। तो मैं आपको पहले पॉलिटिकल थ्योरी समझा देता हूँ। हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। इस टॉपिक को मैंने डीपली समझा रखा है, तो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उनके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता चला जाऊंगा। तो सबसे पहला आपको जो यूनिट में पढ़ना है वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ये राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य को कौन कौन सी पावर्स या शक्तियाँ दी जाए, और लोगों को, यानी कि एक राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके कौन कौन से अधिकार हों, उनके कौन कौन से राइट्स हो, उनकी स्वतंत्रता कितनी हो, उनको किस हद तक स्वतंत्रता दी जाए। तो राज्य को अधिकार और व्यक्ति को स्वतंत्रता, लिबर्टी, राइट्स एक्सेट्रा, इन सब देने की बात करता है कि हम कैसे दें, कितना दें, किस हद तक दें, ये हमें बताता है पॉलिटिकल थ्योरी। यही बताने के लिए काफ़ी सारी आइडियोलॉजी थिंकर्स आएंगे जो अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग उनके ऊपर विचार देंगे। जैसे उदारवादी आएगा, लिबरलिज्म, वो कहेगा कि राज्य कुछ नहीं करेगा भाई, सारा काम जनता खुद ही कर लेगी। इसके अपोजिट में मार्क्सवाद आएगा, मार्क्सिज्म, वो बोलेगा नहीं सब कुछ राज्य करेगी, क्योंकि राज्य कुछ नहीं करेगी तो एक्सप्लोटेशन बढ़ेगा, अमीर अमीर गरीब गरीब होता चला जाएगा, इसलिए सब कुछ राज्य के अंडर में होना चाहिए। और जब सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएंगे तो राज्य को खत्म कर देंगे। तो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी है। एक और आइडियोलॉजी आएगा दोस्त अनार्किज्म, अराजकतावाद, ये बोलेगा कि राज्य ही ना हो, ये राज्य समस्या का जड़ है, राज्य को खत्म करने की बात कहेगा। अब देखेंगे दोस्तों तो रूढ़िवाद आएगा। रूढ़िवाद बोलेगा कि राज्य है वो रहे भी,
लेकिन जो पुराने नियम चले आ रहे हैं, जो बूढ़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, वो उसको मानते हुए चले। और एक व्यक्ति को हद से ज़्यादा मतलब कि जितने अधिकार उसको दिए गए हैं अपने हमारे पास्ट इतिहास के अंदर, उतने अधिकार उसको आज भी मिलने चाहिए। लेकिन ट्रेडिशन, जो हमारी परंपराएं हैं, लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे भी विचारधाराएं आएंगे और ये बताएंगे कि राज्य को क्या देना चाहिए, यानी कितनी पावर, शक्तियाँ होनी चाहिए राज्य के पास, और लोगों को कौन कौन से अधिकार, स्वतंत्रता किस हद में देनी चाहिए। तो इसको जो बताएगा हमें, यही दोस्त सिंपली कहूँ तो पॉलिटिकल थ्योरी है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एंड इसके बाद है इसका रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब ये होता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आज भी इसका महत्व है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिक्स वर्ड और थ्योरी वर्ड दोनों आपको अलग अलग पढ़ना है। पॉलिटिक्स वर्ड और थ्योरी वर्ड अगर मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, लास्ट में बता दूंगा आपको वो सारी वीडियोस आपको कहाँ पे और कैसे देखनी है, ठीक है। तो रिलेवेंस का मतलब होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल दोस्त, इसका इंपॉर्टेंस है ये हमें शासन को समझने में, स्टेट को समझने में, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टेट, राज्य का अध्ययन करना। पहली बात तो एक शब्द में बता रहा हूँ इसका आंसर में, वरना पॉलिटिक्स का मीनिंग हम एक लाइन में या एक पेज में भी नहीं दे सकते, डाइवर्स मीनिंग है दोस्त इसका, ठीक है। इसलिए इसको मीनिंगलेस भी कहा जाता है। थ्योरी का मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब होता है कि एक किसी भी कंसेप्ट को ये जब तक समझाएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए, यानी कि जो हमारी आसपास घटनाएं घट रही है उन घटनाओं को समझता है ये, और उसका वर्णन करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसकी एनालाइज विश्लेषण करता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समस्या को दूर करने का समाधान बताता है, उसको थ्योरी कहा जाता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी की ये भी मैंने आपको मीनिंग बता दी, प्लस ये राज्य और अधिकार वार्ता मैंने आपको ये भी बता दिया, तो मैंने आपको तो सब कुछ बता दिया है। क्लियर आप सभी का। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये हो गया, इसलिए दोस्त इसका इंपॉर्टेंस है, इसका रिलेवेंस है। तो ये टॉपिक हमारा फर्स्ट है यूनिट के अंदर, ये आपको पढ़ना है। इसकी एक ही वीडियो आपको बता रहा हूँ मैं। आपको दोस्त कोई बुक्स नहीं पढ़ना, आपको ना ही किसी चीज़ से बैठकर पढ़ना है, कभी भी नहीं पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। बस जस्ट एग्जाम से पहले आपको मैं एक नोट्स दूंगा, उससे रिवीजन करना है। अभी आपको ना मार्केट से कोई बुक्स लेना है, कुछ भी नहीं, मैं बताऊंगा वो करना क्या है। ये हो गया। बस आपको 1 घंटा निकालना है, मैं जो वीडियो दूंगा उसको देख लेना है। टॉपिक बिना कहीं से पढ़े ही समझ में आ जाएगा, गारंटी मैं देता हूँ दोस्त। क्लियर है। चलिए, सेकंड यूनिट है आपका कंसेप्ट्स। देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, इन्हीं कंसेप्ट्स को डिफाइन करता है, इन्हीं कंसेप्ट के बारे में बताता है, इनको और एलोबरेट करता है। कौन कौन से कंसेप्ट, हिंदी में अवधारणा ही कहते हैं। पहला लिबर्टी माफ करना भाई, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, और राइट्स, दैट मीन्स अधिकार। तो हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, किस हद तक मिलनी चाहिए। लिबर्टी के 2 टाइप्स हैं, निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव उसे कहा जाता है जहाँ पे स्टेट को इंटरफेयर ना करे आपके काम में, आप जो मर्जी वो कर सकते हो। पॉजिटिव उसे कहा जाता है स्टेट इंटरफेयर करेगा जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये हो गया भाई, तो 2 टाइप्स में बट गए। अब इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर जब पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे थिंकर्स आएंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के अगर हम बताएं, या जो उनके फादर हैं एरिस्टोटल, जिसमें अरिस्टो कहा जाता है इन्हीं के बाद काफ़ी सारे थिंकर्स देखा जाए तो यूनान ग्रीक से जो जन्मे, जिनमें दोस्त हमारे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, जीएस मिल हो गया, जेम्स मिल हो गया, जर्मी बेंथम हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, काफ़ी सारे थिंकर आएंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। अगर आपको थिंकर्स का नाम याद हो गए फिंगर के प्रिंट्स पे, फाड़ दोगे, उखाड़ के फेंक दोगे, फोड़ दोगे सब कुछ। सच बता रहा हूँ दोस्त, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप अपने ही विचार लिख रहे हो या आपने थ्योरी पढ़ के पूरा पेल मारा एग्जाम के अंदर, मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको थिंकर्स के व्यूज लिखने पड़ेंगे, और थिंकर्स के व्यूज लिखने के लिए आपको थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी भी एक टॉपिक को तैयार कर रहे हो तो कोशिश करो उस टॉपिक पे कम से कम 3 से 4 थिंकर्स के व्यूज लिखो। वो व्यूज उसने किस बुक में लिखा है उस बुक का नाम भी लिखो, और वो बुक कब पब्लिश हुई है उस सन को भी लिखो। कि समझ में आया आप सभी को, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। इसका पढ़ने का तरीका यह है कि अगर इतना बड़ा कोई थ्योरी पढ़ रहे हो आप, तो इसको की पॉइंट्स याद करो दोस्त। क्लास 12 के अंदर मैं नोट मेकिंग किया था इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश एग्जाम में 8 नंबर का नोट मेकिंग आया करता था। तो हम नोट मेकिंग में क्या करते थे, इतना बड़ा लगभग 1200 वर्ड्स का एक पैसेज हुआ करता था, उसको हम 3 या 4 उस पार्ट्स में कैटेगराइज करते थे, और की पॉइंट्स निकाल के उसको लिख लिया करते थे। तो उसका मतलब क्या है कि
कि बड़े से पैसेज को, बड़े से पैराग्राफ को हम जब वो 3-4 कैटेगरी को ही पढ़े, सिर्फ की पॉइंट्स को ही पढ़े तो समझ में आ जाए। तो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटे में ही कन्वर्ट करके आपको समझना है। थ्योरी है, एक बार समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, लेकिन एक ही बार समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। और एक ही बार में तो उसे समझ में आ जाए ऐसा कतई नहीं होने वाला। आपको टॉपिक को डीपली समझना है। अगर एक बार समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे। ये वो चीज़ नहीं है दोस्त कि आप इसको रट लो और समझ लो, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि लिबर्टी क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो अभी आपको मुझे लगता है कि याद होगा पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमें ये बताता है कि स्टेट को कितने पावर या कितनी शक्तियाँ देनी चाहिए और लोगों को कितनी अधिकार या स्वतंत्रता देनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ ये तो मुझे याद हो गया यार। अभी आप बुक उठा के देखो, कोई सी बुक, मेरी वीडियोस को देखने से पहले अगर आपने पढ़ी भी रखा होगा, मुझे लगता है दोस्त आपने कहीं पे लाइन लिखी पढ़ी हो या कहीं पे आपको कुछ समझ में भी आया हो। नहीं समझ में आएगा दोस्त, क्योंकि इन चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन करके ही मैंने अपने नोट्स में बना रखा है। उस नोट्स की लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको हमने टाइप कर रखा है। आपको एक बुक्स के रूप में है, तो वो आपको मार्केट में भी कहीं पे भी मिल जाएगा, या तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो कई आप बुक्स वगैरह ना खरीद कर आप उसको ही से पढ़ लोगे तो टॉपिक्स आसान, जैसे मैंने अभी आपको आसानी से समझाया वैसे ही समझ भी आ जाएगा। तो माफ़ करना भाई। सेकंड यूनिट है हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और राइट। अब इन टॉपिक को हमें डीपली समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिबर्टी क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, लिबर्टी स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, क्या स्वतंत्रता हमें पहले से ही मिला है, दैट मीन्स हमें नेचर ने दिया है या स्टेट या किसी सरकार ने दिया है, क्या लिबर्टी को छीना जा सकता है। ऐसे तमाम टॉपिक्स हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जब मैं आपको लिबर्टी पढ़ाऊंगा। और इससे मैं आपको बता देता हूं दोस्त कि ये सभी टॉपिक्स, ये सभी सिलेबस मैंने कवर करवा रखा है। मैं आपको एक ही लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, सारी वीडियोस आपको दिख जाएगी। अभी दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वलिटी है हमारा, समानता है। समानता में हम क्या पढ़ते हैं, सभी समान है। जब भी कोई भी आसान वर्ड आपको दिख रहा है कि इक्वलिटी, तो आप ये मत बोलना यार कि सभी समान है इसलिए इक्वलिटी है, समानता है। आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको टर्म्स को समझना होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप चलो समानता डिफाइन करो तो समानता का मतलब क्या होगा, बिना किसी जाति धर्म, है ना, यही ना कि रिलीजन्स के, लैंग्वेज पे, बर्थ प्लेस के बेस पे, है ना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से सबको इक्वल बेस ट्रीटमेंट करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। तो सिंपल ये भी एक समानता की डेफिनेशन है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, समान के साथ समान और असमान के साथ असमान करना ही समानता है। जैसे कि मान लो कि एक मैं हूँ तो मेरे साथ समानता की जा रही है। मान लो कि एक मैं हूँ तो सरकार मेरे को 200 रुपये दे रही है कि भाई चलो ठीक है, सरकार तरफ से मेरे को सहायता मिल रही है तो मुझे 200 मिल गया। एक बगल में ही एक जो बंदा है वो भी एक इंसान ही है, लेकिन बेचारा वो विकलांग है। अब उसकी विकलांगता की वजह से क्या उसको भी 200 रुपये ही मिलना चाहिए? सोचो जरा एक बार, अगर उसको भी 200 रुपये ही मिलता है, मुझे भी 200 रुपये ही मिलता है, तो उस 200 रुपये का मैं तो अपना, मेरे तो कहीं पे कोई डिसेबल चीज़ है नहीं मेरे शरीर में, तो उससे मैं क्या करूँगा, अपने एक पैसों को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन वो क्या करेगा, अपनी उस विकलांगता पे या जो भी उसकी बीमारी है वो उस पर खर्च करेगा। तो वो मान लो 200 में सिर्फ 100 रुपये ही उस पर ही खर्च कर देगा, तो उस पर 100 रुपये ही बचते हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों के साथ विशेष सुविधाएं देना पड़ता है, इसी को अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अब ये अफर्मेटिव एक्शन आज हमारे देश के अंदर कास्ट बेस पे है, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। पढ़ेंगे हम समानता वाले टॉपिक के अंदर, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्लियर है। तो समानता और असमानता क्या होता है ये, तो समान के साथ समान, जो समान है दैट मीन्स, अगर हम बात करें यार, दैट मीन्स जो इक्वल है उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो, और जो इनइक्वल है यानी कि जो डिसेबिलिटी है या जिसमें जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके साथ अगर उसको विशेष भी किया जा रहा हो तो वो असमानता नहीं है ना दोस्त, वो उसके हकदार है, वो उसको लेने। जैसे आज देश में आरक्षण किया जाता है, तो आरक्षण पास्ट इंसिडेंट के अंदर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसी बेस पे दिया जाता है, समझे। तो वो एक डिबेट का मुद्दा हो गया, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास जस्टिस है। जस्टिस का मतलब क्या होता है, यानी कि न्याय। हम कहते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, यानी कि हमारा जो हक है हमें वो नहीं मिल रहा, हमारे हक को मारा जा रहा है। तो न्याय का सीधा सीधा मतलब क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप सभी लोग, ये आप छोड़ के जा रहा हूँ मैं।
बहुत ईजी से डेफिनेशन बताना। राइट्स अधिकार, हम बहुत कहते हैं ना कि हमारे पास अधिकार है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। माफ करना भाई। देखो यार, जब इंसान धरती पे आया था तो इंसान क्या लेके आया था? वो तो नंगा आया था, हम हमेशा सुनते आए हैं। लेकिन क्या उसके पास कोई राइट्स वगैरह थे भी या नहीं थे? यहाँ पे एक थिंकर है, देखो मैंने बोला यहाँ पे एक थिंकर है जो इसको डिफाइन करेगा। जब भी आप कोई पॉलिटिकल थ्योरी कहो तो किसी थिंकर के रेफरेंस में कहोगे तो आपके आंसर पे वजन पड़ेगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब मैं आप टॉपिक को समझाता हूँ। जैसे कि राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंसान लेकर आया, क्या लेकर आया, क्या नहीं लेकर आया। जैसे कि एक थिंकर दोस्तों जॉन लॉक ने कहा कि जब इंसान आया था तो उसके पास 3 अधिकार ऑलरेडी नेचर ने ही उसको दे रखे हैं। राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार लोगों को नेचर ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, प्रभु ने, जिसने भी है उसने दे रखा है। इसको कोई छीन नहीं सकता। और स्टेट जो बना है ना, स्टेट राज्य यानी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो इन्हीं 3 राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बनी है। ये कहना है जॉन लॉक का। अब यहाँ पे जॉन लॉक ने ये तो कह दिया, तो आपको क्या लगता है कि राइट्स से जो आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के अंदर मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार भी तो हमारा एक अधिकार है। तो राइट्स को भी कैटेगराइज किया गया है, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, है ना, सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स, तो काफ़ी सारे राइट्स हैं हमारे। इन राइट्स को हम डिफाइन करेंगे। तो राइट्स के कुछ जनरेशन है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इन जनरेशन को हमने इस तरह के डिवाइड किया कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर लोगों ने पॉलिटिकल राइट्स की बात करी, लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता था शुरुआत में, कहाँ किसी का वोट डालने का अधिकार था। सेकंड जब जनरेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने राइट टू एजुकेशन की डिमांड करी, इक्वलिटी की डिमांड करी, महिलाओं की तरफ से खासकर कह सकते हैं। एंड थर्ड जनरेशन के द्वारा फंडामेंटल जो उनकी नीड्स है उनकी बात करी उन्होंने, साथ ही डेवलपमेंट की बात करी। तो अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया और 3 जनरेशन बना दिया गया। तो राइट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि राइट्स शुरुआत में आ गए। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ से 3 नारे निकल कर आए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। राइट टू लिबर्टी, क्लियर है, राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता, राइट टू इक्वलिटी समानता, और फर्टर्निटी यानी कि बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो नारा है ये फ्रांस के क्रांति का देन है और इससे काफ़ी सारे देश प्रेरित हुए और वहीं से ये नारा निकल कर आया। तो लोग में एक उत्साह आया। तो ये सब कहाँ से निकल कर आया? फ्रांस से दोस्तों जीन बोंदा, काफ़ी सारे थिंकर है फ्रांस के, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो गया। एंड अगर आपने ये दोनों यूनिट्स कर लिए और दोनों यूनिट्स आपके समझ में आ गए, पूरी 3rd ईयर तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 3 साल तक कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ फर्स्ट सेमेस्टर है, इस तरीके से समझना है आपको, एक एक टॉपिक, बड़ा मज़ा आने वाला है। इस टॉपिक को वीडियोस पहले बन चुकी है, इन सभी टॉपिक में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। मैं एक एक टॉपिक की वीडियोस का लिंक अभी बता देता हूँ आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने, अभी मत जाके क्लिक करना, पहले इस पूरी टॉपिक को समझ लो कि मैं बताने क्या वाला हूँ। जैसे मैं वीडियो की एंड कर दूंगा तब आप डेली बेस पे एक एक करके उन सारी वीडियोस को देखना, ठीक है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 3rd है। माफ करना भाई। 3rd यूनिट क्या है हमारे पास? डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिक्स साइंस में क्या होता है? पॉलिटिकल में तो डिबेट्स का एक मुद्दा काफ़ी रहता है। जैसे कि पोजीशन पार्टी है, पोजीशन पार्टी में काफ़ी डिबेट होता रहता है। पोजीशन ये कर रही है तो अपोजिशन भाई करने नहीं दे रही है, एंड क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो काफ़ी डिबेट्स होता रहता है। तो डिबेट्स को ही हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी फेमस डिबेट्स है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो 2 टॉपिक्स को पढ़ना है आप सभी को। पहला है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। ये अभी मैंने आपको बताया। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को कहा जाता है सुरक्षात्मक या संरक्षणात्मक भेदभाव, इसको ही अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। अब हिंदी में बताऊं तो इसको आरक्षण या एक और वर्ड रिजर्वेशन भी कहा जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या रिजर्वेशन ठीक है, ये मुद्दा है ना डिबेट का, आज भी डिबेट होता है इस मुद्दे पे। तो ये ठीक है तो कैसे है, क्यों ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी देने की, इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। आरक्षण किस बेस पे दिया गया ये तो हम सब जानते हैं दोस्त, कास्ट के बेस पे दिया गया। लेकिन अब ये डिमांड चल रही है कि इसको कास्ट के बेस पे से रिप्लेस करके इसको इकोनॉमिक बेस्ड बनाना चाहिए, और ये डिबेट भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है ये। तो आज इस मुद्दे पे हम बात करें तो क्या ये सही है कि आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए,
या ख़त्म नहीं भी करना चाहिए, तो क्या इसका वेस्ट कास्ट को हटाकर इकोनॉमिकल बना देना चाहिए? आपका क्या कहना है? ये डिबेट का मुद्दा है। तो जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो इसमें हम डिबेट करके टॉपिक को समझेंगे कि पोजीशन में लोग क्या कहते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या कहते हैं, इसके फेवर में क्या कहते हैं। ठीक है, ये डिबेट वाला पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो बी पॉइंट है हमारा, इसमें पढ़ना है द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सेंसरशिप एंड इट्स लिमिट्स। अगर दोस्तों आपने सेंसरशिप का नाम सुना हो तो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? देश के अंदर जो संचार के साधन है, चाहे वो टेलीविज़न हो या न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, ये तमाम साधन जो जनसंचार के साधन हैं, इन सभी साधनों के ऊपर जब सरकार का नियंत्रण, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट स्थापित हो जाता है तो इसको सेंसरशिप कहा जाता है। जब सेंसरशिप लग जाता है तो सरकार के बिना परमिशन के कोई भी खबरें छापने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इमरजेंसी के दौरान की, जब इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप इम्प्लीमेंट कर दिया देश के अंदर और सभी मीडिया एंड अखबार वालों को बैन लगा दिया, बंद कर दिया गया था। और इस तरीके से कोई अगर एक दो इक्का दुक्का छापती भी थी तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन वो छाप नहीं सकते थे। तो सेंसरशिप ये है। तो क्या आज के दिन में सेंसरशिप पे जो डिबेट है, ये क्या ये मुद्दा सही है? ये सेंसरशिप सही है आज के ज़माने में? ये गलत है। ये सेंसरशिप को समझेंगे हम और फेवर और अगेंस्ट की बात करेंगे इस टॉपिक में। बस दोस्तों, तो मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो 1 2 3 सिर्फ 3 यूनिट है। इस 3 यूनिट के अंदर ही आपको कुछ सब डिवाइडेड टॉपिक्स दे दिए गए। जैसे फर्स्ट यूनिट पे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, वो प्रासंगिकता, इसका रिलेवेंस का मतलब होता है सिंपल इंपॉर्टेंस, ये पढ़ना है बस, फर्स्ट यूनिट खत्म। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है वो कंसेप्ट, लिबर्टी माफ करना भाई, थोड़ी खांसी हो रही है यार मुझे यार। चलो भाई, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और राइट्स, थोड़ा कोऑपरेट करना है, ठीक है भाई। तो ये आपका सेकंड यूनिट है। एंड थर्ड यूनिट आपका है जो इसमें 2 ए और बी पॉइंट्स डिस्कस करना है, बस दोस्तों खत्म, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बता दिया है, ये आपको टॉपिक्स पढ़ना है। आई होप अगर आप ये टॉपिक्स समझ गए हो तो ईजिली इस टॉपिक को डिफाइन कर पाओगे। अगर सिलेबस आज समझ गए हो तो अब दोस्त क्या करना है आपको, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको एक टॉपिक है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, उसके आगे लिंक मिलेगा, आपको क्लिक करना है ना। तो ये यानी फर्स्ट यूनिट को मैंने एक ही वीडियो में बताया है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज इट्स रिलेवेंस, इसका महत्व क्या है, इसका प्रासंगिकता क्या है, ये ठीक है। एंड फिर एक बार लिबर्टी, उसके आगे लिंक मिलेगा, इक्वलिटी उसके आगे लिंक मिलेगा, जस्टिस उसके आगे लिंक मिलेगा। तो इन सबको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलिए भाई, तो इन सबको आप देख लीजिए एंड इन सबको मैंने समझा रखा है। 1 से लेकर 3 यूनिट्स हमारे खत्म है। किसी भी टॉपिक्स में कोई आपको प्रॉब्लम्स कभी भी आ जाए, कोई भी दिक्कत हो, तो जो मेरी वीडियो है आप उसको 1 नहीं 2 बार देखिए। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। प्लस मैं कुछ जब आप सारी मेरी वीडियोस देख लोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा भी, ताकि एग्जाम्स के अंदर आप उनको सोल्व किस तरीके से करके आओगे। आपने पढ़ तो सारा लिया होगा, है ना। एंड यानी कि जब मेरी सारी वीडियोस आप देख लोगे तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज करवाऊंगा, उसके अंदर हम सभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहले जो आपने पढ़ लिया है इतना सारा, उसको लिखेंगे कैसे, ऑर्गेनाइज वे में, लिखने का फॉर्मेट क्या है अच्छे तरीके से। 12th का फॉर्मेट नहीं चलेगा दोस्त, यहाँ पे एक अलग फॉर्मेट है, यहाँ पे हिल जाओगे, फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा मस्त वाला, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे दोस्त अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर बता रहा हूँ भाई, एक बार लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस मेरा बहुत मन करता है बनाने को, लेकिन दुख इस बात का होता है कि लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब खुद आप कर लेते हो लेकिन औरों को बताते नहीं हूँ, दुख होता है। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करके सब जगह शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, आज चैनल को बेल आइकन ऑन कर लो, साइड में बटन होगा। अगर आपने ऑन नहीं किया तो मैं नई वीडियो डालूंगा, आपको अपडेट ही नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यूट्यूब समुंदर है, यहाँ पे बूंद बूंद आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा कि मेरी क्या काम की चीज़ है, वरना फालतू कंटेंट तो काफ़ी मिल जाते हैं। चलिए दोस्त, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, ऐसे ही वीडियो चैनल पर रोजाना आती रहती है, फॉलो करते रहना। जय हिंद, जय भारत।